नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में गैस चूल्हे की दुकान पर गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। बताया जा रहा है कि बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस रिफिलिंग के समय आग लग गई। आग की लपटें पूरे दुकान में फैल गई। आग से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर करीब आधा दर्जन दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो आग लगी है उदयपुर में, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। गैस चूल्हे की दुकान में ये भीषण आग लगी। गैस से रिफिलिंग यहाँ पर किया जा रहा था। बड़ी गैस से छोटी गैस में गैस ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पर आग लग गई। तो जैसे ही दमकल की गाड़ी को इसकी सूचना मिली, तुरंत गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। डीडवाना गैंगरेप केस में गतिरोध जारी है। डीडवाना गैंगरेप मामले में चौथे दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है। कलेक्टर के साथ यहां पर चौथे दौर की वार्ता हुई, जो अब विफल हो गई है। आपको बता दें, तीसरे दौर में मांग पत्र पर सहमति नहीं बन पाई थी। धरने पर बैठे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। चौथे दौर की वार्ता में मांगों का पर फिर से चर्चा किए गए हैं। तो डीडवाना गैंगरेप केस में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। डीडवाना गैंगरेप मामले में चौथे दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कलेक्टर के साथ जो चौथे दौर की वार्ता होगी उसमें शायद सहमति बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कलेक्टर के साथ ये जो चौथे दौर की वार्ता थी वो भी विफल हो गई, यानी कि सहमति नहीं बन पाई। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। शिक्षा के मंदिर में पाप हुआ है। निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ। शिक्षक ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। शिक्षक ने छात्रा को संतरांक बढ़ाने का लालच भी दिया और बात नहीं मानने पर फेल करने की भी धमकी दी गई। छात्रा के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से शर्मनाक कर देने वाली वारदात सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में महापाप हुआ है। निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से खबर है, जहां पर फिर से फायरिंग हुई है। बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की है। गैंगवॉर में ये फायरिंग की गई है। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। नागौरी गेट रामोला रोड पर ये फायरिंग की गई। नागौर गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। व्यक्ति जो कि 2 अलग अलग स्कॉर्पियो में सवार थे, वो यहाँ पर नागौरी गेट सर्कल में यहाँ पर उतरे हैं। उनकी आपस में कोई मनमुटाव हुआ है और उसके बाद में हवाई फायर हुआ है। और अभी जो 2 स्कॉर्पियो की जांच सामने आ रही है, उसकी हम अभी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर और लोकेशन क्या है। फिलहाल उसके बेसिस पे CCTV चेक करके अब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूक्रेन में MBBS कर रहे 3 छात्रों के कोटा लौटने पर परिजनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। 3 छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्र डर के साए में जी रहे हैं। सभी छात्रों को युद्ध का डर सता रहा है और लगातार शहरों को खाली करवाया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिल रही। मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं चौथे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है। वहाँ पर परेशानी यही आ रही है कि वहाँ ऑनलाइन ओपन क्लास का लफड़ा पड़ रहा है। वहाँ ऑफलाइन
वो कभी बोलते कभी बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे और फ्लाइट की फीस भी बहुत ज़्यादा है, इस चक्कर में बच्चे वहाँ उलझे हुए हैं। उधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज एक प्रेस वार्ता में फिर से रीट परीक्षा के मामले में आरोप लगाए। किरोड़ी ने आरोप लगाया कि रीट परीक्षा के मामले में एसओजी के अधिकारी भी लिप्त हैं, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 से 26 फरवरी को होने वाली आरएएस परीक्षा में भी चीटिंग किए गए हैं। सांसद मीणा ने रीट मामले में कहा कि आरोपी साधु राम को आज तक नहीं पकड़ा गया, जबकि एसओजी कई लोगों को झूठा फंसा रही है। किरोड़ी मीणा ने कहा कि इस मामले में शिक्षा संकुल से पेपर ले जाने वाले ड्राइवर से भी पूछताछ होनी चाहिए, जो सीकर पेपर लेकर गया। रीट की तरह आरएएस मुख्य परीक्षा में आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर BM शर्मा को भी आरोपों के घेरे में लिया। साधुराम और महेंद्र गुर्जर जब एक साथ थे तो महेंद्र को तो एसओजी ने पकड़ लिया, लेकिन साधुराम को आज तक नहीं पकड़ा, नहीं उस ब्रिजा गाड़ी को आज तक जब्त किया, बाकी सब वाहनों को अब तक जब्त किया है। चौथी चीज, कई निर्दोष लोगों को एसओजी ने झूठा फंसाकर चालान किया है, जो मैं बात पहले कह चुका हूं। मैं माननीय एडीजी से कहना चाहूंगा कि आप ये सीडीआर की कॉल डिटेल किसी अच्छे अफसर से निकलवाएं, जिससे पता लगेगा कि दोषियों को बचाया गया है, क्योंकि उसमें उनकी बातें हैं आपस में, और निर्दोषों को फंसाया गया है। उन निर्दोषों के नाम यहाँ उजागर करना ठीक नहीं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एसओजी और पुलिस उनको फिर परेशान करेगी। एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, भजनलाल की बहन तो द्रौपदी, बताया जाता है कि ये पेपर लीक में संलिप्त थी, उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई, और द्रौपदी से भी एसओजी के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी राशि ले ली। वहीं पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के पानी को लेकर मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। पूर्वी राजस्थान के विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर चंबल के पानी को पूर्वी राजस्थान में लाने की मांग की है। साथ ही इसके लिए डीपीआर भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। ये रिपोर्ट देखिए। चंबल के पानी की मांग को मिला बल। बजट स्वीकृति के लिए सीएम गहलोत को सौंपी डीपीआर। बजट में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृति का आग्रह। बजट से पूर्वी राजस्थान को उम्मीद। एक बार फिर उम्मीद जगी है कि इस बार बजट में पूर्वी राजस्थान को चंबल नदी का पानी मिलेगा। बाकायदा पूर्वी राजस्थान से कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक रामकेश मीणा, विधायक पृथ्वीराज मीणा, विधायक लाखन सिंह मीणा, विधायक भरोसी लाल जाटव ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में चंबल नदी का पानी लाने की मांग की है। कि जो चंबल का पानी वेस्टेज जाता है, उसको ओवरफ्लो होकर जाता है, उसको लिफ्ट करके और सिर्फ 15 किलोमीटर लांगरा एक जगह है, वहाँ डालना है, और लांगरे के बाद में वो एक भद्रावती नदी है, उसमें आएगा पानी और पांचना में आ जाएगा। पांचना के बाद में जो इसका एरिया कमांड एरिया था, नहरों में भी छोड़ा जाएगा, नदी में भी छोड़ा जाएगा, और आसपास जो तालाब हैं जैसे आगरी बांध है, जगर बांध है, उनमें भी पानी डाला जाएगा, जिससे कि करौली है, हिंडोन है, और आगे ब्याना तक ये जाएगा। और नदी में जैसे ही जाएगा तो इससे कई जिले लाभान्वित होंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को यही आगे किया कि ये हमारी डीपीआर मंजूर होनी चाहिए। इन जिलों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि ये नाइंसाफ़ी को दूर करो, समझने की कोशिश करो। लोग बिल्कुल गले तक भर चुके हैं, आपस में मर कटने को तैयार है पानी के लिए। क्यों नहीं समझ रही है सरकार? ये सरकार समझे इसको। हम सब विधायक इस मामले में एक हैं और पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारी ये योजना सफल हो। दरअसल चंबल नदी से पूर्वी राजस्थान के जिलों में पानी लाने का जो खाका जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा है, जरा उसे समझिए। डीपीआर के मुताबिक बरसात के मौसम में चंबल नदी से हर साल लगभग 53,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है, और योजना है कि इसी ओवरफ्लो होने वाले पानी को पूर्वी राजस्थान में लाया जाए। चंबल नदी में लिफ्ट सिस्टम लगाया जाए।
पानी नीदड़ बांध होते हुए पांचना बांध तक लाया जाए, फिर 18 किलोमीटर दूर भद्रावती नदी में डाला जाए। पांचना बांध से गुड़ला लिफ्ट परियोजना से आगेरी बांध और हिंडौन के जगर बांध पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही पांचना बांध से नहरों से गंगापुर सिटी, टोडा भीम क्षेत्र और गंभीरी नदी के जरिए 288 किलोमीटर तक पानी लाया जाएगा। इससे नदी के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर इलाके के गांव सिंचित हो सकेंगे। ये ERCP परियोजना सिंचित क्षेत्र का 18% है। परियोजना पर ERCP से 40% खर्च भी कम आएगा। इसको दूसरी तरह से लें तो पांचने का जो कमांड एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर का है। तो एक पांचने से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम पानी दे रहे हैं। तो 1100 पांचनों से 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर को सिंचित किया जा सकता है। ये वॉल्यूम इतना है कि शायद ERCP का जो टोटल पानी का वॉल्यूम होगा शायद उससे भी बड़ा है, लेकिन बस इसके लिए है हमारे पास आवश्यक संसाधन और इस जो व्यर्थ बहते पानी का सदुपयोग करने का। बहरहाल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए चंबल नदी के पानी की मांग जोर पकड़ने लगी है और इस बार सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर पूर्वी राजस्थान के लिए चंबल नदी के पानी की मांग की है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और खबर बाड़मेर से है। जिले के निकटवर्ती गेहूं के बाशिंदों को नगर परिषद और साउथ वेस्ट माइनिंग की ओर से बड़ी सौगात मिली है। गांव के कचरा पॉइंट पर अब ट्रोमल स्क्रीन मशीन लगाई गई है। इस मशीन से गांव में जमा सूखे कचरे का निस्तारण किया जाएगा। विधायक मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर ने 67 लाख की लागत से ट्रेमिल मशीन और JCB का उद्घाटन किया। सूखे कचरे को मशीन में डालने पर उसमें पत्थर, रेत, पॉलीथीन समेत बाकी पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। वहीं पॉलीथीन और अन्य सामान का कारखानों और आदि में उपयोग किया जाएगा। हमें ये मेवाराम जी MLA साहब को धन्यवाद है। ये मशीन लगाई है तो मशीन लगाई, गंदगी मिट रहा तो हमारे गाँव सुधार हो जा। जो मूलभूत ये जो समस्या थी बाड़मेर के, कई सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में ये सारा यहाँ जो वेस्ट आपको लग रहा है ये सब इसमें इस मशीन के द्वारा चाहे कंपोज हो चाहे अन्य जिस तरह की इसमें अलग अलग पॉलीथीन हो वो सब अलग हो जाएगी और हम उसको अलग अलग तरीके से उसका निस्तारण कराएंगे। और खबर 12 से है, जहां सरकार बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर शिक्षा के क्षेत्र में आयाम बनाने में लगी है, लेकिन इस उच्च शिक्षा की नींव कहे जाने वाली ग्रामीण शिक्षा आज भी कमजोर पड़ी है। दरअसल जिले के चंद्रपुरा नया गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 110 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन यहां भवन के नाम पर मात्र 1 कमरा है। यहां 1 कमरा भी स्टोर रूम में तब्दील हो चुका है। नतीजा यह है कि बच्चों की पढ़ाई खुले आसमां तले हो रही है। कक्षा 1 से 5 के बच्चे स्कूल के बाहर तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पास के एक बिना छत के टूटे फूटे कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। मजबूरन गांव के 100 से ज्यादा बच्चों को यूं ही बारिश और धूप सहकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। 1 से 8 तक चलता है सब और 110 नामांकन है बच्चों में। यहाँ पे व्यवस्था यही है, एक ही रूम है, एक निर्माणाधीन है जिसका पूरा हुआ नहीं और ऐसे सरकार द्वारा उन्होंने अलॉट किया हुआ है ज़मीन के लिए, पर वहाँ पे अभी तक कोई कक्ष बने नहीं और किसी तरह का कोई कार्य हुआ नहीं। जिसमें है हमारी व्यवस्था उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसी तरह बैठ के कार्य कर रहे हैं। उधर राजस्थान में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सर्दी से राहत महसूस की जा रही है। दिन में गर्मी हल्का रंग दिखाने लगी है, लेकिन अगले सप्ताह फिर से मौसम बदलेगा और 2 दिन तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि तापमान में फिर से उतार चढ़ाव दिखाई देगा।
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 22 से 24 फरवरी के बीच नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिसके चलते जयपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर 22 और 23 फरवरी को हल्की बारिश होगी और कुछ जगह मौसम शुष्क रहेगा। उधर जोधपुर और बीकानेर संभाग में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते सर्दी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग ने 22 से 24 फरवरी तक प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी लगाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिन में तापमान में गिरावट दिखाई देगी, जबकि कुछ स्थानों पर रात के तापमान में भी कमी आ सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22 फरवरी को उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। हालांकि हवाओं के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सप्लाई नहीं होने की वजह से बारिश का अमाउंट काफ़ी कम रहने की संभावना है। यानी सिस्टम एक ड्राई लाइक सिस्टम है। इस सिस्टम के असर से 22 फरवरी को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अपेक्षाकृत तेज विंड्स यानी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स स्पीड की यदि बात करें तो 20 से करीब और रुक लेते हैं अगली खबर का। राजधानी जयपुर की मानसागर झील पर लंबे अरसे बाद मेले जैसा माहौल नजर आया। इस मेले के माहौल में झील की चौपाटी पर स्कूली बच्चे इंडियन बर्डिंग फेयर में पहुंचे थे, जहां दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए खूबसूरत परिंदों और खूबसूरत नजारों का दीदार किया। वन विभाग की इस ओर इन बच्चों को झील, जलाशय, तालाब और परिंदों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने विशेषज्ञों से जाना कि पक्षी प्रवास पर क्यों आते हैं, कौन कौन से देशों से पक्षी प्रवास पर आते हैं। इसके साथ ही झीलों पर प्रदूषण बढ़ने से झील की जैव विविधता, वनस्पति, जल की शुद्धता, मछली समेत अन्य वन जीवों पर क्या असर पड़ता है, इसकी जानकारी भी बच्चों को दी गई। मानसागर पहुंचकर बच्चों से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। मानसागर झील पर जल महल पर जो इंडियन बर्डिंग फेयर है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में बच्चे आए हैं, स्कूली बच्चे हैं। हमारा भविष्य जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि हमारा पर्यावरण, हमारे झील, जलाशय, तालाब, क्लाइमेट, ये तमाम चीज़ों को कैसे बचाया जाए। ये लोग यहाँ पर आए, बहुत कुछ सीखा, सीख करके आज जाएंगे। क्या सीखा आपने, क्या लगता है आपको इंडियन बर्डिंग फेयर में आकर के, क्या देखा, क्या जाना? मैंने आज बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जाना और मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी किए और मुझे उनके जवाब मिले और मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ के और मुझे बहुत सीखने को भी मिला। कैसा लगा आपको देखकर मानसागर में झील में, क्या देखा आपने? We saw a lot of variety of birds, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिला। एंड एक्चुअली आजकल मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, मुझे इतना बर्ड्स में इंटरेस्ट था ही नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन बर्ड्स, बट आफ्टर कमिंग टू दिस session, you know, it's a new interest which has been awakened inside of me. आप क्या कहना चाहेंगे? हमें हैबिटेट्स उगाना चाहिए और चुग्गा नहीं डालना चाहिए ज़्यादातर। चुग्गा नहीं डालना चाहिए जी, ताकि उनको नेचुरली अपना फूड खोजने देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा चुग्गा डालते हैं तो बर्ड्स के खाने की भी एक लिमिट होती है, तो वो इतना ही खा सकते हैं जितने उनकी भूख है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चुग्गा डालेंगे तो वो ऑब्वियसली वेस्ट होगा। सर ने बताया कि एक सर्वे के हिसाब से 2 लाख रुपीस का चुग्गा हर साल वेस्ट होता है। नेचुरली मैम, आप स्टूडेंट्स के साथ में आए, क्या सिखाया बच्चों को, क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये एनवायरनमेंट को, नेचर को, क्लाइमेट को समझना? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एट दिस स्टेज इनको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है वैसे बर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो हम जिसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए और इनको प्रॉपर वे में ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो क्योंकि हम इन्हें सिखाएंगे तो ये आगे बड़े होकर सबको सिखाएंगे। चाहे लोग मजबूत हो ना हो, जन संगठन मजबूत हो ना हो, लेकिन हमारी आने वाली अगर पीढ़ी मजबूत होगी, तैयारी से काम करेगी तो इन तमाम चुनौतियों को कम किया जा सकेगा, आबो हवा को साफ सुथरा किया जा सकेगा, पर्यावरण को पहले से बेहतर किया जा सकेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोडाला सेवा केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि में ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, अजय महाला, विजय कटियार शामिल हुए। इस दौरान दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण किया गया। साथ ही सप्त स्वर संगीत कला ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर बीके पूनम दीदी जी ने शिवरात्रि के पर्व का महत्व बताया।
और कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर का। T20 सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप मिल चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से भारत ने जीत दर्ज कर ली है। तीसरे T20 में भारत ने ये जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त भारत की ओर से दी गई है। भारत ने 17 रनों से मैच पर जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर, अच्छी खबर। T20 सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप मिल चुका है। वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त देते हुए भारत ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है, सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।